हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर सेकंड की लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण यानी कि पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक इंपोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका डीएससी 4 का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर की पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 के इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारा चैप्टर नंबर 4 तार्किक निर्णय निर्माण, जिसका जो प्रतिपादन है वो हमारे हर्बर्ट साइमन जी ने किया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप सोचिएगा, मान लो कोई भी हो, आप लोग हो और आपके दोस्त है, आप लोग डिसाइड कर रहे हो पिज्जा खाए, बर्गर खाए या मोमोज खाए, लेकिन हर दोस्त अलग अलग ऑप्शन बोल रहा है। एक बोलता है कि पिज्जा बेस्ट है, दूसरा बोलता है बर्गर किंग है, तीसरा बोलता है मोमोज ही लाइफ है। तो अब तुम सोच रहे हो कि यार सही डिसीजन कैसे ले। तो यही प्रॉब्लम सोल्व करता है हमारा डिसीजन मेकिंग थ्योरी यानी कि तार्किक निर्णय निर्माण, और इसे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जो डेवलप किया वो हमारे हर्बर्ट साइमन जी ने किया था। तो चलिए इस चैप्टर का एक सबसे पहले छोटा सा परिचय देख लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे प्रशासनिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य निर्णय निर्माण है। तो स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है डिसीजन लेना, क्योंकि स्टूडेंट किसी भी नीति को, किसी भी योजना को या किसी भी प्रशासनिक कार्य को करने के लिए उसके पीछे एक ना एक कोई ना कोई निर्णय या कोई ना कोई डिसीजन होता है। तो पॉलिसी बनाने से पहले डिसीजन लिया जाता है, प्लान बनाने से पहले डिसीजन लिया जाता है, और एक्शन लेने से पहले भी डिसीजन लिया जाता है। मतलब कि अगर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो देखें हम, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी डिसीजन पर ही चलती है। तो आधुनिक लोक प्रशासन में जो निर्णय निर्माण है उसको प्रशासन का मुख्य कार्य भी माना जाता है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा ये निर्णय निर्माण है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहने वाला है वो हमारे हर्बर्ट ए साइमन जी का रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि प्रशासन को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम यह समझे कि अधिकारी निर्णय कैसे लेते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है निर्णय निर्माण की परिभाषाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं निर्णय निर्माण की परिभाषाएं के बारे में, यानी कि डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है। तो निर्णय निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प चुना जाता है। यानी कि स्टूडेंट कई ऑप्शन में से एक बेस्ट ऑप्शन चुनना ही हमारा निर्णय निर्माण है। आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा आपके पास 3 ऑप्शन है, फर्स्ट पढ़ाई, सेकंड आपका नेटफ्लिक्स और थर्ड आपका इंस्टाग्राम। तो अगर एग्जाम कल है तो सही डिसीजन होगा आपका पढ़ाई करना, लेकिन अगर तुम इंस्टाग्राम चॉइस कर लो तो वो डिसीजन थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा निर्णय निर्माण है यह एक बौद्धिक और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया भी होती है। तो अगर हम प्रशासनिक निर्णय देखें तो उनमें तथ्यों, अनुभवों और परिस्थितियों के आधार पर जो निर्णय है वे लिए जाते हैं। तो निर्णय निर्माण संगठन की सफलता और दक्षता को भी प्रभावित करता है। तो इसीलिए जो हमारे लिए निर्णय निर्माण है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यही था हमारा निर्णय निर्माण की परिभाषा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है निर्णय निर्माण के प्रकार। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा निर्णय निर्माण है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग है, वे कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे 4 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है नियोजित निर्णय, यानी कि प्रोग्राम डिसीजन। तो ये निर्णय पहले से निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर लिए जाते हैं। तो जो हमारे नियोजित निर्णय होते हैं ये बहुत ही सिंपल डिसीजन होते हैं। मान लीजिएगा कोई टीचर है जो रोज अटेंडेंस लेते हैं, तो इसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए ये हमारा एक नियोजित निर्णय है। तो सेकंड हमारा आता है अनियोजित निर्णय, यानी कि ये जो निर्णय होते हैं नई और जटिल समस्याओं के समाधान के लिए लिए जाते हैं। तो ये जो हमारे अनियोजित निर्णय होते हैं जिन्हें हम नॉन प्रोग्राम डिसीजन भी कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा कि प्रिंसिपल डिसाइड करे स्कूल में ऑनलाइन क्लास शुरू करे या नहीं, तो यहाँ पर ज्यादा सोच और एनालाइज चाहिए, तो इसीलिए हम इन्हें अनियोजित निर्णय कहते हैं। थर्ड हमारा आता है व्यक्तिगत निर्णय। तो जब एक व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है, तो व्यक्तिगत निर्णय उसे कहते हैं जब एक व्यक्ति डिसीजन खुद लेता है। मान लीजिएगा तुम डिसाइड करो आज जिम जाना है या नहीं जाना है, तो वो हमारा एक व्यक्तिगत निर्णय हो गया। फोर्थ हमारा था सामूहिक निर्णय, जब कई लोग मिलकर किसी समस्या का समाधान तय करते हैं। तो स्टूडेंट जब ग्रुप मिलकर डिसीजन लेते हैं तो उसे ही हम सामूहिक निर्णय कहते हैं। मान लीजिएगा दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि ट्रिप पर कहाँ जाना है, रिजल्ट ये निकलता है कि दो लोग कहते हैं गोवा, दो लोग कहते हैं मनाली और एक लोग कहते हैं तमिलनाडु। तो अब जो फाइट है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे समय पे जो सामूहिक निर्णय होता है वो थोड़ा सा हमारा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारे निर्णय निर्माण है वे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यही थे हमारे 4 प्रकार के निर्णय निर्माण जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है निर्णय निर्माण के सिद्धांत। तो अब हम बात कर लेते हैं निर्णय निर्माण के सिद्धांत के बारे में। तो प्रशासन में निर्णय निर्माण कई सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो डिसीजन लेने के लिए स्टूडेंट कुछ चीजें जरूरी होती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है उनको देख लेते हैं। जैसे कि आप देखें तार्किकता यानी कि लॉजिक, सेकंड हमारा होता है जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन, थर्ड होता है अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, और फोर्थ होता है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। मतलब कि डिसीजन लेना भी एक साइंस है। तो विभिन्न विद्वानों ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो जितने भी ये सिद्धांत है स्टूडेंट, इनका एम या इनका मोटिव या इनका उद्देश्य यही है कि संगठन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे बेहतर बनाया जाता है। तो यही इनका एक उद्देश्य होता है। तो यही था हमारा निर्णय निर्माण के सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है निर्णय सिद्धांत का अर्थ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि निर्णय सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, यानी कि डिसीजन थ्योरी का मतलब क्या है। तो निर्णय सिद्धांत वह अध्ययन है जिसमें यह समझा जाता है कि व्यक्ति और संगठन निर्णय कैसे लेते हैं। तो स्टूडेंट डिसीजन थ्योरी का मतलब ये होता है ये समझना कि लोग और ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन कैसे लेते हैं। मान लीजिएगा आपको ये एग्जांपल ले लीजिएगा। मान लीजिएगा रेस्टोरेंट ओनर डिसाइड करता है कि मेनू में क्या क्या ऐड करना है। तो अगर कस्टमर पिज्जा ज्यादा खा रहे हैं तो जो ओनर है वो पिज्जा वैरायटी बढ़ा देगा, वो मेन्यू में पिज्जा की जो डिमांड है उसको बढ़ा देगा। तो ये जो सिद्धांत है ये विभिन्न विकल्पों के विश्लेषण और चयन की प्रक्रिया को समझाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, इसका उद्देश्य होता है प्रशासनिक निर्णय को अधिक तार्किक और प्रभावी बनाना। तो आधुनिक प्रशासनिक अध्ययन में जो ये निर्णय सिद्धांत है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही था हमारा निर्णय सिद्धांत का अर्थ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सहज ज्ञान संबंधी निर्णय निर्माण प्रारूप। तो अब हम बात कर लेते हैं सहज ज्ञान निर्णय मॉडल के बारे में। तो स्टूडेंट कभी कभी हम डिसीजन लेते हैं गिल्ट फीलिंग से, यानी कि हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर हम हमारा जो डिसीजन है वो लेते हैं। तो इस प्रारूप में निर्णय अनुभव और अंतर्ज्ञान के आधार पर लिए जाते हैं। तो इसमें तर्क या विस्तृत विश्लेषण की अपेक्षा व्यक्ति की जो समझ और अनुभव है उस पर अधिक भरोसा किया जाता है। मान लीजिएगा एग्जाम में कोई एमसीक्यू आया तो तुम्हें आंसर पता नहीं तो तुम गैस करते हो, और कभी कभी जो गैस है वो सही भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन होता है वो हमेशा सही नहीं होता। तो कई बार आपात परिस्थितियों में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इस प्रकार के जो निर्णय है वे हमेशा सही नहीं होते क्योंकि वे हमारे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही लिए जाते हैं। तो यही था हमारा सहज ज्ञान संबंधी निर्णय निर्माण प्रारूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रचनात्मक निर्णय निर्माण प्रारूप। तो स्टूडेंट इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं इनमें नई सोच और रचनात्मकता का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डिसीजन के लिए क्रिएटिविटी यूज होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जो टीचर है वे सोचते हैं कि स्टूडेंट बोरिंग लेक्चर से सो जाते हैं, तो टीचर बोलते हैं कि चलो आज क्लास में क्विज गेम खेलते हैं। तो अब जो पूरी क्लास है वो एक्टिव हो जाती है। तो जटिल समस्याओं के समाधान के लिए जो नए प्रकार के विचार और जो नवीन तरीके होते हैं उनको उपयोग किया जाता है, और उनके आधार पर जो निर्णय है वे लिए जाते हैं। उनको ही हम रचनात्मक निर्णय निर्माण प्रारूप कहते हैं। तो इसमें कल्पनाशीलता और नवाचार की जो भूमिका होती है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जो ये तरीका होता है ये तरीका संगठन में नई संभावनाओं को विकसित करने में भी मदद करता है। तो यही था हमारा रचनात्मक निर्णय निर्माण प्रारूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप का। तो अब हम बात कर लेते हैं तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप के बारे में। तो ये जो प्रारूप है इसमें निर्णय पूरी तरीके से तर्क और विश्लेषण के आधार पर ही लिया जाता है। तो यह हमारा सबसे सिस्टमेटिक तरीका होता है, और इसमें जो स्टेप होते हैं स्टूडेंट वे ये होते हैं कि सबसे पहले तो इसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि समस्या की पहचान की जाती है। फिर
ऑप्शंस ढूंढे जाते हैं, यानी कि विकल्पों का विश्लेषण किया जाता है, ऑप्शंस को एनालाइज किया जाता है, फिर जो भी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यानी कि जो सर्वोत्तम विकल्प होता है उसका चयन किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये चरणबद्ध और व्यवस्थित होती है और इसका उद्देश्य होता है सबसे प्रभावी और उचित निर्णय लेना। मान लीजिएगा आपको कोई नया फोन खरीदना है तो आप उसे कंपेयर करते हो उसके कैमरा, उसके प्राइस और उसकी बैटरी से, फिर जो बेस्ट फोन होता है उसको आप चॉइस करते हो। तो ये है हमारा एक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, तो इसे ही कहते हैं हम हमारा तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तार्किक निर्णय निर्माण प्रक्रिया की आलोचनाएं। तो अब हम तार्किक मॉडल की कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं। तो यह मानता है कि व्यक्ति हमेशा पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकता है जो व्यवहार में संभव नहीं होता। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम यही है कि जब भी हम रियल लाइफ में देखते हैं तो हमें हमेशा पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती और हमारे पास जो टाइम है, हमारे पास जो समय है और जो संसाधन है वे भी कम होते हैं। तो कई बार समय और संसाधनों की कमी के कारण पूरी तरीके से जो तार्किक निर्णय है वे नहीं लिए जा सकते। तो मानवीय भावनाएं और सामाजिक कारक भी निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा रियलिटी लाइफ होती है यानी कि जो हमारा वास्तविक जीवन होता है उसमें निर्णय पूरी तरीके से तार्किक नहीं होते। मान लीजिएगा कोई टीचर अचानक बोलता है कि आज सरप्राइज टेस्ट है, तो अब तुम्हारे पास सोचने का टाइम नहीं, इसीलिए जो रियल लाइफ डिसीजन होते हैं वे हमेशा परफेक्ट नहीं होते। तो यही था हमारा तार्किक निर्णय निर्माण प्रक्रिया की आलोचनाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तार्किक निर्णय निर्माण और हर्बर्ट साइमन को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं तार्किक निर्णय निर्माण और हर्बर्ट साइमन के विचार के बारे में। तो हर्बर्ट ए साइमन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत को नया दृष्टिकोण दिया। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे हर्बर्ट ए साइमन जी है। तो इन्होंने इंसान को पूरी तरीके से लॉजिकली नहीं बताया। इन्होंने कहा कि इंसान पूरी तरीके से लॉजिकल नहीं होता क्योंकि उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही जानकारी जो होती है वो बहुत ही सीमित यानी कि बहुत ही लिमिटेड होती है। साथ ही उसके पास जो समय होता है स्टूडेंट वो भी बहुत लिमिटेड होता है और उसकी जो ब्रेन कैपेबिलिटी होती है यानी कि जो सीमित तार्किकता होती है वो भी बहुत ही कम होती है। तो इसी कारण उन्होंने सीमित तार्किकता का जो सिद्धांत है उसको भी प्रस्तुत किया। तो इसीलिए उन्होंने हमारा बाउंडेड रेशनैलिटी थ्योरी दी, मतलब कि हम परफेक्ट डिसीजन नहीं लेते, हम बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेते हैं। तो यही था हमारा तार्किक निर्णय निर्माण और हर्बर्ट साइमन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साइमन के सीमित तार्किकता प्रारूप की आलोचना। तो अब हम सीमित तार्किकता की आलोचना देख लेते हैं। तो स्टूडेंट कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये मानव निर्णय निर्माण को बहुत ही ज्यादा सीमित रूप में प्रस्तुत करता है। तो यह सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों को भी पर्याप्त महत्व नहीं देता। तो व्यवहार में अगर हम देखें ये जो निर्णय होते हैं ये अनुभव और नेतृत्व के आधार पर भी लिए जाते हैं। तो कुछ जो हमारे साइमन का थ्योरी का है उसको आलोचना करते हुए कहते हैं कि इंसान को बहुत ही लिमिटेड दिखता है क्योंकि कई डिसीजन एक्सपीरियंस, लीडरशिप और इंस्टीट्यूशन से भी लिए जाते हैं। तो फिर भी ये जो सिद्धांत है ये आधुनिक प्रशासनिक अध्ययन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यही था हमारा साइमन के सीमित तार्किकता प्रारूप की आलोचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो निष्कर्ष में हम देखते हैं कि निर्णय निर्माण प्रशासन का मुख्य कार्य है, यानी कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो हमारे हर्बर्ट साइमन जी है उसने इसे समझाया है। तो इंसान हमेशा परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता लेकिन लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ वह बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेने की कोशिश करता है। तो उनके जितने भी ये सिद्धांत है उन्होंने हमें ये समझाने का प्रयास किया कि संगठन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। तो हर्बर्ट साइमन के जो सिद्धांत है उसने निर्णय निर्माण को व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझाया और आज का जो अब हम प्रशासनिक अध्ययन करते हैं तो उसमें हमारा जो निर्णय निर्माण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी 2nd यूनिट का 4th चैप्टर जिसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5 पारिस्थितिकी दृष्टिकोण फ्रेडरिक्स के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।